तो दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं ये वीडियो अलग से बना रही हूँ और इस वीडियो में हम फूले फिल्म की रिव्यू करेंगे। 25 तारीख को फर्स्ट शो मैं देखने गई थी लखनऊ के लुलु मॉल में, और वहाँ पर मुझे बहुत सारे अन्य अम्बेडकरवादी छात्रों से मिलने का मौका मिला। और फूले फिल्म का अगर रिव्यू करें तो सबसे पहले मैं डायरेक्टर सर जो हमारे अनंत महादेवन सर हैं, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी कि उन्होंने ये मूवी बहुत ही सुलझे तरीके से बनाई है और ये फिल्म बहुत ही अच्छी है। इसमें कुछ भी ऐसा विवादक चीज़ नहीं दिखाई गई है, ना उसमें कुछ विवाद था। इन्होंने जो 12 कट्स लगाए हैं, मुझे नहीं लगता है कि उसमें भी कुछ विवाद वाले चीज़ थे, लेकिन इन्होंने कट्स लगाए हैं। हालांकि मैंने अपने ब्लॉग में बोला है कि इस फिल्म में कोई भी कट्स नहीं है, पर कट्स हैं, क्योंकि फिल्म सिर्फ 2 घंटे कुछ मिनट्स के हैं, जबकि फिल्म नॉर्मली 2.5 घंटे की होती है। तो अब चलते हैं फिल्म मूवी की रिव्यू करते हैं। फिल्म जैसे ही स्टार्ट होती है, वहाँ पर हम देखते हैं कि स्क्रीन पर जो डिस्क्लेमर चलाया जाता है वो पूरे का पूरा 1 मिनट तक चलता है। इस बात को आप नोट करें कि पूरा डिस्क्लेमर 1 मिनट तक स्क्रीन पर चलता रहता है। फिल्म जैसे ही आगे बढ़ती है, उसमें दिखाया जाता है कि पुणे शहर में वहाँ पर प्लेग फैला हुआ है, चारों तरफ त्राही फैली हुई है, लोग परेशान हैं, लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं कि माता सावित्री बाई फूले हैं जो बस्ती से, गांव से निकल करके एक बच्चे को अपने कंधे पर कपड़ों के सहारे से बांध करके मेडिकल कैंप की तरफ ले जाती हुई दिखती हैं। अंग्रेजी हुकूमत के सिपाहियों को दिखाया जा रहा है कि वो कैसे जो उस चीज़ से इन्फेक्टेड हैं उन्हें अलग कर रहे हैं। माता सावित्री बाई जिस प्रकार से चल रही हैं, बैठ रही हैं, बात कर रही हैं, उनके हाव भाव से ये लग रहा है कि वो भी कुछ संक्रमित हैं और उनकी तबीयत ठीक नहीं है। एक और शख्स दिखाए जाते हैं जो कि माता सावित्री बाई के पुत्र यानी कि यशवंत राव जी होते हैं। यहीं जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें दिखाया जाता है कि फिल्म वर्तमान समय में आ जाती है, जहां पर माता सावित्री बाई फूले और ज्योतिबा फूले जी होते हैं। ज्योतिबा फूले उन्हें कहीं साथ चलने के लिए कहते हैं, पर माता सावित्री बाई मना कर देती हैं। वो कहती हैं पिताजी मना करेंगे, लेकिन फिर भी ज्योतिबा फूले जी कहते हैं कि अगर यदि तुम नहीं जाओगी तो मेरा ये कार्य पूर्ण नहीं होगा, तो तुम भी चलो। जब वो जाने लगते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, तो उनके पिताजी पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हो इन्हें लेकर के, बहू को। ज्योतिबा फूले जी बताते हैं कि वो अपने कुछ कार्य के लिए इन्हें साथ ले जा रहे हैं। यही हम देखते हैं कि हमें सीन दिखाया जाता है जो कि फ्लैशबैक में जाता है। वहाँ पर दिखता है कि जब माता सावित्री बाई शादी करके आई थी तो उन्हें पढ़ने की बहुत इच्छा थी। उन्हें बाहर से एक पुस्तक मिलती है, इसको देने के लिए एक प्रसाद कुछ ऐसा दिया जाता था, तो वहाँ उन्हें एक पुस्तक मिलती है। और फिल्म में ऐसा भी दिखाया जाता है कि वो अपनी इच्छा जाहिर करती हैं कि उन्हें पढ़ने का बहुत शौक है, उन्हें अच्छा लगता है पढ़ना। ज्योतिबा फूले उनसे पूछते हैं क्या तुम्हें पढ़ना अच्छा लगता है? माता सावित्री बाई बोलती हैं हाँ मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, मैं पढ़ना चाहती हूँ। ज्योतिबा फूले कहते हैं अगर अभी शुरू करोगी तो बीच में फिर ये रुकना नहीं चाहिए, तो वो बोलती हैं हाँ ठीक है। यही हम देखते हैं कि वो अपने खेतों में जब जा रहे होते हैं तो माता सावित्री बाई खाना लेकर के आती हैं उनके लिए, पर ज्योतिबा फूले कहते हैं कि पहले खाना नहीं खाएंगे, पहले पढ़ाएंगे, पहले तुम पढ़ो। इस तरह का जो एक मदद का भाव है, जो एक पति हैं लेकिन वो फिर भी अपनी पत्नी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये जो चीज़ें दिखाई गई हैं इस फिल्म में बहुत ही अच्छी हैं। और जो आज के हमारे युवा हैं, पीढ़ी हैं, वो जब इस चीज़ को देखेंगे तो वो अपने घर की बहू बेटियों और जो अन्य महिलाएं हैं उन्हें शिक्षा के लिए प्रेरित करेंगे, फिर वो चाहे शहरों की बात हम करें या फिर चाहे गांव की बात करें। फिलहाल गांव में इस चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। इसके बाद सीन वर्तमान समय में आता है, जहां पर सावित्री बाई फूले और ज्योतिबा फूले घर से निकले हुए होते हैं। जब वो रास्ते में पहुंचते हैं तो वहां पर कुछ ब्राह्मण लोग जा रहे होते हैं और वो बोलते हैं कि क्या इन्हें पता नहीं है क्या कि इनके घर से बाहर निकलने का समय दोपहर का होता है, ये अभी इस वक्त कैसे हमारे सामने आ गए। उस बात पर ज्योतिबा फूले कहते हैं हमारी पाली हुई गाय के मूत्र से अपना घर साफ करेंगे और हमारी परछाई से डरते हैं। इन लोगों को किसी ने बताया ही नहीं कि ये कुप्रथा समाप्त हो चुकी है। ये ऊंचे लोग जो काम खुद नहीं करते वो इनसे करवाना चाहते हैं। हमें पहले इन्हें जागरूक करना चाहिए, इनके आत्मसम्मान को जगाना चाहिए। ये एक
एक लाइन बहुत ही यूनिक और बहुत ही अलग तरह से लिखी गई है, सारी चीज़ों को समेटकर एक जगह लाकर रख देती है। दोनों दंपति गांव में जाते हैं, लोगों को समझाते हैं कि आप शिक्षा के प्रति जागरूक होइए। अगर आप शिक्षित रहेंगे तो आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, अगर आप शिक्षित नहीं रहेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, स्वयं के अधिकार नहीं जान पाएंगे। दिन भर का कार्य खत्म करके जब दोनों दंपति घर वापस आते हैं तो पिता को कहीं से पता चल जाता है कि ये छुप करके बाहर लड़कियों को पढ़ाते हैं। इस चीज़ के विरोध करते हैं और वो नाराज़ होते हैं इस बात पर, और ज्योतिबा फूले को जो डांटते हैं, बोलते हैं, वो तो कहते ही हैं। साथ में वो सावित्रीबाई फूले को ये कहते हैं कि महिलाओं का कार्य घर से बाहर जाकर ये सब करना नहीं होता है, महिलाओं का कार्य होता है कि वो घर को संतान दें, तो जो काम तो इनसे हो ही नहीं पाया। इस बात पर नाराज़ होकर के सावित्रीबाई फूले अपने कमरे में चली जाती हैं, उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगती है। उसके बाद वहाँ ज्योतिबा फूले आते हैं, वो कहते हैं तुम्हें पत्नी का धर्म पूर्णतः निभा रही हो, तुम बेवजह का नाराज मत हो। इस बात पर सावित्रीबाई फूले कहती हैं कोई मंदिर होता है, मैं वहाँ पर जा कर के कुछ चढ़ाऊंगी तो मुझे संतान की प्राप्ति होगी। इस बात पर ज्योतिबा फूले नाराज होकर कहते हैं कि तुम उस भगवान से वो क्यों मांगना चाहती हो, वो जो तुम्हें देना ही नहीं चाहते हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा भगवान पर से भरोसा ही उड़ जाए। हो सकता है आने वाले समय में तुम्हें कुछ ऐसा मिले जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की है, और जो तुम मांग रही हो सकता है वो उससे भी अच्छा हो। इतना मैं क्या बताऊं, पत्नी के प्रति इतनी सहयोग वाली भावना इस फिल्म में दिखाई गई। मुझे ये फिल्म बहुत अच्छी लगी। इसके बाद जब बातें बहुत आगे बढ़ती हैं तो ज्योतिबा फूले चाहते हैं कि जो उनकी कार्य है उस वजह से उनके परिवार पर किसी भी तरह का कोई परेशानी न होने पाए। गांव वाले बहुत विरोध कर रहे थे, इसलिए उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। वो घर छोड़ करके जाते हैं तो दिखाया जाता है कि सामने से कोई महिला दरवाज़ा खोलती हैं और वो फातिमा शेख होती हैं। ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा था और मैं देखते ही पहचान गई थी कि वो फातिमा शेख हैं। वो उनसे मिलते हैं और बताते हैं कि वो उनके भाई के साथ एक कक्षा में पढ़ते थे। फातिमा कहती हैं हाँ मैं आपको जानती हूँ, मेरे भाई ने आपके बारे में बताया है मुझे। वो दोनों लोग घर में आते हैं। घर में आने के बाद उनका सम्मान होता है। यहीं से शुरुआत होती है कि वो अलग अलग जगह विद्यालय खोलेंगे, पर उन्हें बहुत सारी समस्या आ रही होती है क्योंकि जब वो घर से निकल चुके होते हैं तो उनके पास पढ़ाने के लिए जगह नहीं होता है। क्योंकि बताना भूल गई, जहाँ वो पहले पढ़ा रहे होते हैं वहाँ पर उनके गांव के जो ब्राह्मण लोग थे वो इस चीज़ का विरोध करते हैं और कहते हैं लड़कियों को पढ़ाना पाप है और तुम ये पाप कर रहे हो। हम अपने गाँव और घर की बेटियों को पढ़ाने नहीं देंगे, ये अंग्रेज़ों की एक चाल है। तो इस चीज़ का वो समर्थन ज्योतिबा फूले कर रहे थे क्योंकि वो चाहते थे कि सभी लोग शिक्षित बने, सशक्त बने, इसी से हमारा देश आगे जाएगा। इसलिए जब वो वहाँ जाते हैं फातिमा के यहाँ तो फातिमा शेख और उनके भाई कहते हैं कि इतनी कड़ी मुसीबत में तुमने मुझे याद किया, मुझे बहुत अच्छा लगा और तुम यहाँ आए हो तो मैं यही चाहूँगा कि तुम हमारे यहाँ से स्कूल शुरू करो। ज्योतिबा फूले वहाँ से स्कूल शुरू करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। पर यहाँ एक दिक्कत आती है। उन्हें पता चलता है कि टीचर बनने के लिए कम से कम 10वीं पास तो होना ही चाहिए। वो फातिमा शेख और सावित्रीबाई फूले को क्योंकि उस समय अंग्रेजी शासन चल रहा था तो वो एक अंग्रेजी प्रिंसिपल मैम के पास ले जाते हैं। वो उनको सारी बातें बताते हैं और वहाँ से जो उनकी बची हुई शिक्षाएं थी उनको पूर्ण करवाते हैं, वहाँ से पढ़ाते हैं। इस दौरान ज्योतिबा फूले और फातिमा शेख के जो भाई हैं वो घर में रहते हैं और वो जो खाना बनाते हैं, खाना बनाने के दौरान जो दिक्कतें आती हैं उन्हें, उस चीज़ को वो चिट्ठियों में लिख करके सावित्रीबाई जी के पास भेजते थे। और वो कहते भी हैं यहाँ पे कि लोग तो कहते हैं कि महिलाएं घर में रह के करती क्या हैं, सिर्फ खाना ही तो पकाती हैं। आज जब हम खाना बना रहे हैं तो हमें ये समझ में आ रहा है। वो इस बात को इस तरह से घुमा के कहते हैं। ये काफ़ी एक जुड़ाव यहाँ पर दिखता है कि एक व्यक्ति सबके अधिकारों के बारे में कैसे सोच रहा है। इसके बाद मूवी में दिखाया जाता है कि माता सावित्रीबाई फूले और फातिमा शेख की शिक्षा पूर्ण हो जाती है और वो आती हैं एक शिक्षक के रूप में बन करके। यहाँ पर महात्मा ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख और उनके भाई सभी लोग बैठ कर के गाँव वालों को समझाते हैं और बताते हैं
ज्योतिबा फूले समाज के लोगों को भी बुलाते हैं और फातिमा शेख अपने समाज के लोगों को बुला करके बैठा के बताती हैं कि किस तरह से विद्या बिना हमारी क्या क्या नुकसान हो रहे हैं, उन्हें समझाते हैं और शिक्षा के लिए प्रेरित करते हैं और अपने घर के बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं, उन्हें हर चीज़ बताते हैं। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो वहाँ दिखाई देता है कि माता सावित्रीबाई फूले और फातिमा शेख पढ़ा रही होती हैं। तब वहाँ पर एक अंग्रेजी अफसर आते हैं, वो देखते हैं और उतर कर कहते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो बताती हैं सावित्रीबाई फूले कि हम पढ़ा रहे हैं और वो अफसर पहचान भी जाते हैं क्योंकि ज्योतिबा फूले उनसे पहले भी मिल चुके थे। तो वो कहते हैं कि आप उन्हीं की पत्नी है। तो बताती हैं कि हाँ। वहाँ पर पूछा जाता है बच्चों से कि आप क्या पढ़ रहे हैं। वो बोलते हैं कि हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। वहीं पर एक छात्रा होती है मुक्ता साल्वे, वो एक निबंध लिखी होती है। अक्सर बोलते हैं कि पढ़ के सुनाओ क्या लिखा है। मुक्ता साल्वे पढ़ के सुनाती हैं, उन्हें बताती हैं और वही निबंध आगे जाके छपता भी है, क्योंकि आज उसकी एक किताब मौजूद है जो कि उसकी फ़ोटो मैं यहाँ पे लगा दूँगी। वही मुक्ता साल्वे भारत की पहली दलित लेखक थी जो कि प्रसिद्ध हुई और वो आगे बढ़ी। कहानी इसी प्रकार आगे बढ़ती रहती है और आगे दिखाते हैं कि 3 सालों में माता सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले ने अपने सभी सहयोगियों के साथ मिल करके, जो कि फातिमा शेख और उस्मान शेख थे, उनके साथ मिल करके कम से कम 30 से ज़्यादा स्कूल उन्होंने खोले थे। और जो मुक्ता साल्वे थी जिन्होंने निबंध लिखा था, वो निबंध छुआछूत जातिगत भेदभाव के ऊपर लिखा गया था, पाखंड पर लिखा गया था। वह लेख आगे जाकर के अखबार में छपता है जो कि बहुत ही चर्चा का विषय बन गया था। इस विषय में वहाँ की ब्रिटिश शासन में मौजूद अफसर कैमडी एक विद्यालय में एक छोटा सा प्रोग्राम आयोजित करवाते हैं जहाँ पर सभी छात्रों और सभी संगठन के लोगों को बुलाया जाता है। वहाँ पर सभी को बुला करके महात्मा सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले को सम्मानित किया जाता है और उनके कार्यों को प्रोत्साहित किया जाता है कि उन्होंने इस सब भेदभाव और इतने सारे मुश्किलों के हालात से लड़ते हुए लड़कियों को शिक्षा के लिए प्रेरित किया, उन्हें शिक्षित किया और वो इसी तरह आगे बढ़ते रहें। उन्हें सम्मान दिया। जब वो सम्मान में एक शॉल ज्योतिबा फूले को ओढ़ाते हैं, ज्योतिबा फूले माता सावित्रीबाई की तरफ हाथ बढ़ाते हुए उन्हें आगे आने के लिए कहते हैं और जो उपहार में उन्हें शॉल मिली थी वो शॉल उतार करके वो माता सावित्रीबाई को ओढ़ा देते हैं और कहते हैं कि माता सावित्रीबाई यदि नहीं उनके साथ नहीं होती तो वो ये सारे कार्य करने में असमर्थ होते, क्योंकि उन्होंने उनका पूर्ण रूप से सहयोग किया। फिर वहीं वो फातिमा शेख का भी नाम लेते हैं कि उन्होंने भी उनका पूर्ण सहयोग किया। इसके बाद फिल्म आगे बढ़ती है और हमें दिखाया जाता है कि माता सावित्रीबाई पढ़ाने जा रही हैं, उनके साथ फातिमा शेख भी हैं। तो गांव के कुछ ब्राह्मण बच्चे उनके ऊपर गोबर और पत्थर फेंक देते हैं, जो कि बहुत ही दिल को दुखने वाला सीन होता है। आपको बहुत दुख होगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस नाट्य पे जब यहाँ प्रोग्राम हो रहा था, माता सावित्रीबाई कहती हैं कि जब वो मेरे ऊपर कीचड़ और पत्थर फेंक रहे थे तो मुझे ऐसा लगा कि वो मेरे ऊपर पुष्प की वर्षा कर रहे हैं। उनकी इस तरह की व्यवहार से ही मुझे और प्रोत्साहन मिला। मैं आगे बढ़ी हूँ और मैं बढ़ती ही जाऊँगी। ज्योतिबा फूले के पिताजी होते हैं, वो उन्हें बुलाते हैं घर, और घर बुला कर के वो कहते हैं कि तुम पूरे दूसरे लोगों के अधिकारों के लिए लड़ रहे हो, मैं तो तुम्हारा पिता हूँ, मैं भले तुम्हारा अधिकार कैसे छीन सकता हूँ। घर के जो आधे प्रॉपर्टी थी वो उनके नाम कर देते हैं, उसके कागजात उन्हें सौंप देते हैं। यहाँ से फिर जब हम आगे देखते हैं तो हमें दिखाया जाता है कि सावित्रीबाई फूले जो कि पढ़ा करके लौट रही होती हैं, एक व्यक्ति आकर के सामने से उन्हें रोकता है और कहता है कि अपने पति ज्योतिबा फूले को मना कर दो, वो जो हमारे धर्म के खिलाफ कार्य कर रहा है, वो अच्छा नहीं होगा, हम उसकी मृत्यु करवा देंगे, तुम्हें उनकी चिता पे जिंदा जला देंगे और जो कुछ होता आया है वो तुम्हारे साथ किया जाएगा। इस पर माता सावित्रीबाई फूले उसे बहुत अच्छा जवाब देती हैं और उसे एक जोरदार थप्पड़ देती हैं। वही घटना आज फिर होगी।
आपने तो पूरी कहानी सुनी नहीं। हमेशा से पता था जहरीले सांप की रीढ़ की हड्डी बहुत लचीली होती है, तो पूंछ पकड़ी मैंने और झटका दिया। पर मैं गांव में पली बड़ी, तो उठाया मैंने कोयता और गई उसके पीछे, जिससे पूरे सिनेमा हॉल में तालियों की गूंज बज जाती है। ये फर्स्ट डे की बात मैं बता रही हूँ लुलु मॉल की। वहाँ लोग बहुत उत्साहित थे इस फिल्म को लेकर के। हर एक सीन जो इस प्रकार का था उस पे लोगों की तालियां आती थी, देख करके मन बहुत खुश हो जाता था। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और दिखाया जाता है कि ज्योतिबा फूले बता रहे हैं कि उनके पास एक महिला आई है जो कि ब्राह्मण है और अभी कुछ समय पहले उसके पति का देहांत हो गया और वो विधवा हो गई है और घर के किसी सदस्य ने उसके साथ कुछ गलत किया है। वह इस वक्त गर्भवती है और समाज के दुर्व्यवहार से, समाज के निष्कासन से वो नाराज होकर, दुखी होकर के आत्महत्या करने जा रही थी, पर ज्योतिबा फूले उसे ले आए हैं। इस पर सावित्रीबाई फूले उसे साथ रख लेती हैं और कहती हैं कि तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो, सारी जिम्मेदारी हमारी है। वो उस महिला की पूरी देखभाल करती हैं। 9 महीने तक उस बच्चे का जन्म होता है। माता सावित्रीबाई जाकर उस महिला से कहती हैं कि हमने कुछ सोचा है, हम तुम्हारे बच्चे को गोद लेना चाहते हैं, क्या तुम अपने बच्चे को हमें दोगी गोद में? और उसका नाम हमने यशवंत सोचा है। यदि तुम पुनर्विवाह करना चाहती हो तो भी बता दो, सारा खर्चा हम उठाएंगे, तुम्हारा पुनर्विवाह कराएंगे। इस तरह की सोच, इस तरह के काम आज से 100 साल पहले जब अंग्रेजों का शासन था, आप सोचो क्या कोई इमेजिन भी कर सकता है कि कोई ऐसा सोचेगा, कोई ऐसा बात करेगा? आज जब हम यहाँ इतना डेवलप कंट्री में हैं, तब हमारी कहीं कहीं सोच बहुत ही संकुचित हो जाती है और हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। आप खुद इमेजिन करिए कि उस वक्त क्या हालात रहे होंगे ऐसे समय में जहां अंग्रेज, ब्राह्मण और कई तरह की चीज़ें थी जो लोगों को रोक रही थी सही काम करने में, लोगों को, देश को आगे बढ़ाने में। आप सोचो ये काम कितना कठिन रहा होगा। ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले अपनी जान पर खेल करके पूरे जीवन लगा दिया ऐसा काम करने में। माता सावित्रीबाई फूले कहती हैं कि जो कुछ भी कहा जाता है वो बस कहाया कुछ दिन में भूल जाया जाता है, जो लिखा होता है वो हमेशा याद रहता है। आप ऐसा क्यों नहीं कुछ करते हैं कि आप भी कुछ लिखें? इस पर ज्योतिबा फूले भी सोचते हैं और वो एक पुस्तक लिखते हैं जिसका नाम गुलामगिरी होता है और इस फिल्म में पूरा वो दिखाया गया है। इसके बाद आगे चल के ये दिखाया जाता है कि महात्मा ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले सत्य शोधक समाज की स्थापना करते हैं और वहाँ से लोगों को अपने मिशन में जोड़ने का प्रोत्साहन भी करते हैं। यहाँ से जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें वही सीन दिखाया जाता है जो शुरुआत में दिखाया गया था कि अब वो समय आ गया है जहाँ प्लेग फैला हुआ है, सूखा फैला हुआ है, लोग बीमार हैं, ग्रस्त हैं और इन सब चीज़ों में सावित्रीबाई फूले जो दंपत्ति है ये पूरे गांव भर के लोगों की, चाहे खाने पीने की समस्या को लेकर के हो जाए, चिकित्सा सुविधाओं को लेकर के, हर तरह से वो गांव वालों की मदद करते हैं, उन्हें आगे बढ़ाते हैं ताकि उन्हें पूरा का पूरा सुविधाएं मिल सकें। ब्राह्मण जो है अपने कुएं से पानी भरने के लिए दलितों और दूसरे समाज के लोगों को मना कर देते हैं। तब महात्मा ज्योतिबा फूले और सभी लोग मिल करके अपने ही घर में के अंदर एक कुआं खुदवाते हैं और वहाँ पर हर समाज के व्यक्ति को पानी भरने की अनुमति देते हैं। ये पूरा एक सीन इतना सुंदर से दिखाया जाता है जो वर्तमान समय में फूलेवाड़ा में जो कुआं है आपको बिल्कुल सेम वही स्ट्रक्चर दिखाई देगा कि वही कुआं है। वहाँ पे सभी धर्म के लोग बहुत खुशी से पानी ले रहे हैं, पी रहे हैं, ये दिखाया गया है। साथियों, यहाँ पर जब आप ये मूवी देखते रहेंगे तो मुझे ये पक्का विश्वास है कि आप बहुत ही इमोशनल हो जाएंगे ये मूवी देखते हुए, क्योंकि जहाँ पर वो लोग मौजूद थे वहाँ पर सूखा पड़ जाता है। सूखा पड़ने की वजह से पानी की कमी हो जाती है, लोग गांव छोड़कर जाने लगते हैं और इस दौरान जो व्यापारी थे वो अनाजों की जमाखोरी कर रहे थे। इस पर ज्योतिबा फूले जी एक लेटर देते हैं
अफसर रैंडी को और उनसे आग्रह करते हैं कि प्लीज़ आप अनाज निकलवाइए, जो वहाँ के भूखे लोग हैं उन्हें जम दीजिए, क्योंकि ऐसे परिस्थिति में आप अगर अनाज को रखते हैं तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि उस वक्त लोग जहरीला भोजन खा रहे थे और अपना पेशाब पी रहे थे। आप सोच सकते हैं। ये लाइन सुनते ही अफसर ने वहाँ के व्यापारियों को आदेश दिया और सत्यशोधक समाज के जरिए सभी को अनाज और फल बांटे गए। ज्योतिबा फूले जी को एक संगठन द्वारा महात्मा की उपाधि दी जाती है और उन्हें कहा जाता है कि उन्होंने पीड़ितों शोषितों की आवाज़ उठाई है और लोगों को शिक्षित किया है, जागृत किया है, इसलिए उन्हें महात्मा की उपाधि दी जाती है। और उनकी तुलना मार्टिन लूथर किंग के साथ की जाती है, जो कि हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। महात्मा की उपाधि पाने के बाद महात्मा ज्योतिबा फूले दो शब्द कहते हैं और वो कहते हैं कि उनकी पत्नी और जितने भी साथी थे उन्हीं की वजह से वो वहाँ तक पहुँच पाए हैं और वो कहते हैं कि हम इन सब की मदद से इस क्रांति को यहाँ तक ला पाए हैं और मैं ये चाहता हूँ कि ये क्रांति की ज्योति आगे जलती रहनी चाहिए, बढ़ती रहनी चाहिए। हम इस क्रांति को आगे तभी बढ़ा सकते हैं, तभी सफल मान सकते हैं कि जब भारत जैसे पुरुष प्रधान देश में जहाँ महिलाओं को भी समान अधिकार मिलेंगे, समान पढ़ने का अधिकार मिलेगा, समान काम करने का अधिकार मिलेगा, तब हम समझेंगे कि हमारी जो क्रांति थी वो सफल हुई। और दूसरा कि जितने भी दबे कुचले शोषित पीड़ित वर्ग हैं उन्हें समान अधिकार मिलना, उन्हें समान रूप से सम्मान मिलना ही हमारी क्रांति है। जब उन्हें यह सम्मान मिलेगा तभी हमारी इस क्रांति को सफल माना जाएगा। जैसे पानी पीने का अधिकार होता है, पानी पीने का अधिकार सबका बराबर होना चाहिए, वैसे ही ये सारे अधिकार उन्हें मिलने चाहिए, वो ये शब्द कहते हैं। फिर सीन दिखाया जाता है कि उन्हें अचानक से पैरालिसिस हो जाता है, राइट साइड में उन्हें पैरालिसिस हो जाता है और वो बोल नहीं पाते हैं। फिर भी उनकी जो मन की शक्ति होती है वो उसे कायम रखते हैं और सावित्रीबाई भी उनका पूरा सहयोग करती हैं, उनके चिकित्सक रूप देखभाल उनकी करना। और वो उस वक्त भी अपने लेफ्ट हैंड से किताबों को लिखते हैं। उस दौरान उन्होंने एक और किताब लिखी थी और ऐसे कहानी आगे बढ़ती रहती है। और इस दौरान उनका बेटा यशवंत शहर से डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़कर आ जाता है और इस तरह से मूवी आगे दिखाते हुए बीच में ये भी दिखाते हैं कि ज्योतिबा फूले की मृत्यु हो जाती है। वहाँ उस पल हम लोग बहुत भावुक हो गए थे। फिर उसके बाद आगे कहानी बढ़ती है जहाँ प्लेग फैलता है और उस प्लेग जो फैलता है वहाँ भी सावित्रीबाई फूले का सभी के लिए बिल्कुल सहयोग वाली भावना थी, वो सभी की मदद कर रही थी और जितने भी विधवाओं के बच्चे थे सबकी देखभाल कर रही थी। एक बच्चे की देखभाल ऐसे ही करते समय वो उस बच्चे से संक्रमित हो जाती हैं और उनका भी देहांत हो जाता है। ऐसे ही ये फिल्म ख़त्म हो जाती है और हमको एक सोच में लेके चली जाती है कि हम कहाँ जी रहे हैं, किस समय में जी रहे हैं और हमारे महान पुरुषों ने हमारे लिए कितने त्याग किए हैं, कितनी तपस्या की है, कितने विरोध सहे हैं, कितना अपमान सहा है, तब आज जा कर के हमें इतना अच्छा जीवन मिल रहा है। और इतना अच्छा जीवन मिलने के बाद भी हम समाज के लिए कोई भी कार्य नहीं कर रहे हैं। ये बहुत ही बहुत ही बुरी बात है कि हम समाज के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। यही इस फिल्म से जुड़ी हुई कुछ और बातें मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस फिल्म को बनाने में टोटल 25 करोड़ की लागत आई थी और ये फिल्म पहले दिन में जो है एक शो में 25 लाख का कुछ अमाउंट कलेक्ट करती है और पूरे दिन का अगर जोड़ें तो 1 करोड़ तक की लागत वो पाती है। और इस फिल्म का जिस तरह से बहिष्कार हो रहा था, जिस तरह से बायकॉट बिना बोले बायकॉट हो रहा था, वो हमें साफ साफ दिखाई दिया क्योंकि 11 तारीख को फिल्म रिलीज़ होने वाली थी तो वो उसको पोस्टपोन करके इन्होंने 25 तारीख को रिलीज़ की। और फिल्म का के जो ट्रेलर था हमने फिल्म देखी, फिल्म में ऐसा कोई भी सीन नहीं था जहाँ पर ये कहा जा सके कि इसे
इस पर कुछ सेंसर बोर्ड की कैंची चलनी थी, पर चली है फिलहाल। और ये मुझे समझ में नहीं आता है, जो सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो सरकार एक ऐसे महापुरुषों की कहानी को दिखाने में सकुचा रही है जो कि महिला सशक्तिकरण के लिए उन्होंने पूरा जीवन लगा दिया। उन्होंने अपने परिवार को भी नहीं देखा, अपना खुद का जीवन भी नहीं देखा, केवल समाज को लेकर आगे बढ़े। ऐसे महान शख्सियत की कहानी को उन्होंने इस तरह से बायकॉट किया है। ये भी एक तरह के भेदभाव को दिखाता है। हम सिनेमा हॉल में गए, गेट से लेकर के अंदर तक हमें एक भी सिंगल पोस्टर फूले मूवी का नहीं दिखा। हमारी इच्छा थी कि हम फूले फिल्म की जो पोस्टर थी उसके सामने खड़े होकर फोटो खिंचाते, ताकि हमें भी गौरव महसूस हो कि हाँ, हमारा जो इतिहास रहा है आज वो बड़े पर्दे पर आ रहा है और हम भी अपनी खुशी को जाहिर कर पाते, पर वो नहीं मिला। कोई बात नहीं है, ये फिल्म मैं देख रही हूँ, हर जगह रिलीज हो रही है, लोगों के बहुत तरह के रिएक्शन आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर, दिल्ली, बिहार, पटना, प्रयागराज और अपने लखनऊ से भी बहुत तरह के रिएक्शन आ रहे हैं। लोगों के कमेंट्स में पढ़ रही हूँ, देख रही हूँ। इसी फिल्म में जो कैरेक्टर हैं मैं उनके बारे में भी बता दूँ। इस फिल्म का जब पास्ट दिखाते हैं, उसमें जो वॉइस ओवर किया गया है बैकग्राउंड में, वो आवाज़ है शरद केलकर जी की। और इतनी ही कड़क और शानदार आवाज़ के कारण फिल्म एक और अनोखी बन जाती है और उस फिल्म में अलग सी जान आ जाती है। और इस फिल्म में जो है ज्योतिबा फूले के पिताजी का रोल किया है विनय पाठक जी ने, और इनके पुत्र का रोल किया है दरशील सफारी जी, जो कि जिनको आपने तारे ज़मीन पर भी देखा होगा, आमिर खान की मूवी है। उस फिल्म में इन्होंने एक स्टूडेंट का रोल किया है जो एक बीमारी से ग्रस्त रहता है। इस फिल्म को अगर स्टार दिया जाए तो मेरी तरफ से 5 स्टार है, क्योंकि इस फिल्म का कहानी, कैरेक्टर, किरदार सभी अच्छे थे। फिल्म देखते हुए आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि फिल्म में नाट्य रूपांतरण किया गया है। ऐसा लग रहा है कि हम रियल उसी समय में चले गए हैं। फिल्म का जो पूरा एनवायरनमेंट है, उनका मेकअप है, उनका गेटअप है, आसपास की चीज़ें हैं, सेम उस वक्त की लग रही हैं। तो इसलिए ये फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करना चाहूँगी कि ये फिल्म ज़्यादा से ज़्यादा देखें और अपने गांव की, घर की महिलाओं को ये ज़रूर दिखाएं। इसको जितना स्प्रेड कर सकें उतना स्प्रेड करें, क्योंकि डायरेक्टर सर ने जितनी हिम्मत करके ये फिल्म लाई है वो बहुत ही बड़ी काबिल तारीफ़ है। और हमें उन्हें अप्रिसिएट भी करना चाहिए, इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि उन्हें ये ना लगे कि उन्होंने ये फिल्म बना के गलती कर रही है। तो साथियों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय, कीप सपोर्टिंग।